ऋषिकेश से सिर्फ 6 घंटे की दूरी पर है एक ऐसा प्राचीन मंदिर जहां आज भी महादेव के होने का एहसास होता है, मध्य महेश्वर, जो पंच केदार में से दूसरे केदार में भी शामिल है। वैसे तो उत्तराखंड के साथ बहुत सी स्पिरिचुअल स्टोरीज जुड़ी हुई हैं, शायद तभी उत्तराखंड को देवभूमि के नाम से जाना जाता है। यह सिर्फ एक जर्नी नहीं है, यह है एक एक्सपीरियंस जो हर कदम पर कुछ सिखाता है। घने जंगलों के बीच से होकर ठंडी हवाओं के झोंकों को महसूस करते हुए जब ये यात्रा शुरू होती है ना, तो लगता है जैसे खुद महादेव बुला रहे हो। कभी रास्ता आसान नहीं होता, तो कभी तेज धूप हिम्मत तोड़ देती है, तो कभी बारिश रास्ता रोकती है। पर जब मन में हर हर महादेव गूंजता है तो थकान भी भक्ति में बदल जाती है। कहते हैं यहाँ आने वाला हर यात्री मंदिर तक नहीं बल्कि अपने अंदर के शिव तक पहुँचता है। हर हर महादेव एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरी एक नई वीडियो में। आज मैं जाने वाला हूँ पंच केदार में से दूसरे केदार मध्य महेश्वर मंदिर के लिए। आज मैं जो अपनी यात्रा की शुरुआत कर रहा हूँ वो मैं कर रहा हूँ गंगा नगरी ऋषिकेश से। अभी जो टाइम चल रहा है ना, ये बरसात के बाद वाला टाइम है, तो अभी तुम देख सकते हो गंगा मैया फुल उफान के साथ बह रही है। ऋषिकेश के घाट पर बैठ के गंगा जी को बहते हुए देखने का आनंद, इस अनुभव को शब्दों में बयां नहीं करा जा सकता। इस चीज को बस महसूस किया जा सकता है। जय गंगा मैया, जय गंगा मैया। गंगा जी आपके मन के अंदर की भागदौड़ को मानो एकदम शांत कर देती हैं। अगर मैं यहाँ बैठा रहूँगा ना तो पूरा दिन निकल जाएगा और मुझे पता भी नहीं चलेगा। तो चलिए अपनी यात्रा शुरू करते हैं। और अभी मैं ऋषिकेश से निकल रहा हूँ सीधा ऊखीमठ के लिए, तो चलिए चलते हैं। ऋषिकेश से मधमेश्वर तक का सफ़र बेहद ही खूबसूरत है। बस कुछ किलोमीटर चलते ही आप पहुँच जाते हो ब्यूटीफुल लैंडस्केप के बीच। सड़क के एक तरफ बहती ये नदी और एक तरफ ये ऊंचे हरे पहाड़। बीच में आपको कई गांव भी देखने को मिलते हैं। और ऋषिकेश से मधमेश्वर के लिए 180 किलोमीटर कब खत्म हो जाते हैं आपको पता भी नहीं लगता। तो गाइस फाइनली अभी हम ऊखीमठ पहुंच चुके हैं और इसका जो किराया था 440 रुपये था बस का। और यहाँ से अभी हमको निकलना है रांची के लिए। रांची से हम जाएंगे कल सुबह मधमेश्वर ट्रैकिंग करने के लिए। ठीक है, तो मैं आज सोच रहा हूँ कि अभी मेरे पास थोड़ा टाइम है, थोड़ा नहीं यार काफ़ी टाइम है, तो अभी ओमकारेश्वर मंदिर जो है वो भी देख के आते हैं एंड उसके बाद थोड़ा कुछ खा पीते हैं और उसके बाद हम निकलते हैं सीधा रांची के लिए। जब तुम ऊखीमठ आओगे तो यहाँ पे तुम्हें बस छोड़ेगी। ठीक है, तुम्हें ऊखीमठ से ओमकारेश्वर मंदिर के लिए वापस थोड़ा सा बैक साइड आके यहाँ पे तुम्हें खंबे दिखेंगे। ये जो गाड़ी खड़ी है ये रास्ता जा रहा है नीचे ही से, यहाँ से निकलना होगा ओमकारेश्वर मंदिर के लिए। अब हम बढ़ रहे हैं मंदिर की तरफ, ओमकारेश्वर मंदिर की तरफ। पता भाई सुबह सुबह बैठे बैठे बस में ऐसी नींद आ रही थी, ऐसी नींद आ रही थी। मैं इधर लड़ रहा हूँ, कभी इधर लड़ रहा हूँ। जैसे जैसे वो गाड़ी मोड़ रहा था ना भाई पहाड़ों पे, वैसे वैसे नींद टूट रही है, पूछो मत। बस आंख लग रही है, नींद टूट जा रही है, आंख लग रही है, नींद टूट जा रही है। अब थोड़ा खाना वाना खाया है, कॉफ़ी पिए स्ट्रॉन्ग, अब जा रहे मंदिर की तरफ। अंकल ओमकारेश्वर मंदिर इधर से है। धन्यवाद। ऊखीमठ रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट का एक छोटा सा शहर है और यहीं पर लोकेटेड है ओमकारेश्वर मंदिर, जिसे ऊखीमठ का ही नहीं बल्कि पूरे केदारनाथ और मध्य महेश्वर मंदिर का दिल माना जाता है। हर साल जब केदारनाथ और मध्य महेश्वर मंदिर सर्दियों के महीनों में बर्फ़ से ढक जाते हैं, उस समय कपाट बंद होने के बाद तब भगवान शिव की डोली को यहाँ ओमकारेश्वर मंदिर में लाया जाता है और अगले 6 महीनों तक पूजा यही ऊखीमठ के इस ओमकारेश्वर मंदिर में की जाती है।
ओमकारेश्वर मंदिर के दर्शन हो चुके हैं और अब मैं जा रहा हूँ ऊपर टैक्सी स्टैंड की तरफ, जहाँ से मुझे रांची के लिए टैक्सी मिलेगी। ये अपनी गाड़ी जिसमें अभी अपन को रांची पहुँचना है। तो गाइस फाइनली पहुंच गए हैं। जब भी तुम आओ मधमेश्वर तो पीछे की सीट पे कभी मत बैठना, और चाहे लड़ा लेना चाहे कुछ भी कर लेना, पीछे की सीट पे मत बैठना, वरना बेटा तुम्हारी हालत बहुत खराब होने वाली है, ध्यान रखना। तो ये भैया हमारे सोलो ट्रैवलर है। भैया आपका नाम? सुभाष। सुभाष नाम है भैया का, और भैया है कोलकाता से, और ये कल रुद्रनाथ ट्रैक करके आए हैं, दर्शन करके आए हैं, और आज मधमेश्वर के लिए जा रहे हैं। भाई हिम्मत है भैया, माननी पड़ेगी। और रुद्रनाथ का ट्रैक तो तुम्हें पता है, जर्मनी की लड़ाई या फिर रुद्रनाथ की चढ़ाई, एक ही डायलॉग है। उसके बाद फिर मधमेश्वर आना, भाई गट्स है भैया में। और अभी हम सीधा मधमेश्वर ट्रैकिंग के लिए निकल चुके हैं। एंड अभी पहला विलेज कौन सा पड़ेगा भैया? गंदौर। गंदौर विलेज। कितना किलोमीटर है वो? यहाँ से 3 किलोमीटर। 3 किलोमीटर है। कम से कम 1.5 घंटा लग जाएगा, 1-1.5 घंटा। और क्या है ना, स्टार्टिंग की जो चढ़ाई नहीं है, नीचे बिल्कुल मतलब थोड़ा सीधा रास्ता है ट्रैक करने के लिए। तो आज जितना हमसे हो पाएगा वो हम करेंगे, एंड कल फिर जो है आराम से रेस्ट करके फुल फ्रेश माइंड से सीधा कल अर्ली मॉर्निंग ट्रैक पे निकल जाएंगे मंदिर के लिए। यार ट्रैकिंग में अगर भीड़ भाड़ दिखे तो ट्रैकिंग वाला मज़ा नहीं आता, क्योंकि ट्रैकिंग मेरे लिए एक मेडिटेशन जैसी है, जिसमें मैं खुद को जान सकूं और खुद को पहचान सकूं, दुनिया से कट कर एक सॉलिट्यूड वाली फीलिंग जो होती है ना, उसे महसूस कर सकूं। पर भीड़ भाड़ में ऐसा नहीं होता। जब भीड़ भाड़ आसपास हो तो ऐसा लगता है जैसे तुम किसी शहर की गलियों में घूम रहे हो, वो नेचर वाली फीलिंग नहीं आती है। मैं ट्रैक अक्टूबर के मंथ में कर रहा था, पर अक्टूबर के मंथ इतनी ग्रीनरी देखकर अच्छा लगता है, क्योंकि ये मॉनसून के बाद वाला टाइम था और पेड़ सारे हरे भरे हो चुके थे। इन हरे भरे पहाड़ों से गुजरते हुए कब रात हो जाती है हमें पता ही नहीं चलता। पूरा ऑलमोस्ट अंधेरा हो चुका है और अंधेरे में ट्रैकिंग करते करते हम पहुंचते हैं गोंडार विलेज, और आज का स्टे हमारा इसी गांव में होने वाला था। बर्फ गिरती है बर्फ तो कभी जैसे चोपटा में तुंगनाथ साइड तो बर्फ गिरती है काफी। यहाँ 2-3 साल का बर्फ नहीं। अच्छा गर्मी ज्यादा बढ़ गई है। गर्मी भी ज्यादा हो गई ना, यहाँ बर्फ ऊपर तो आते ना बर्फ। हाँ। और इधर नहीं। तो मंदिर साइड होती बर्फ? वहाँ तो मंदिर ढक जाते। अच्छा। वहाँ तो नवंबर दिसंबर में मंदिर का पता ही नहीं। तो जैसे तुंगनाथ में क्या होता है, जैसे 6 महीने बंद होने के बाद लोग नीचे आ जाते हैं, तो यहाँ भी गाँव छोड़ यहाँ रहते ही हैं? यहाँ हम हमारा गाँव भी इधर है। 12 महीने? 12 महीने। अब डोली जाके हैं उखीमठ। हाँ हाँ हाँ। अब जो कोई आएगा उखीमठ ओमकारेश्वर मंदिर जो है, हाँ, वही भी ऐसे आएगा ना, तो वो यात्री, हाँ उनको अन्न की नहीं है, वो परमिशन लाएंगे नीचे से, हाँ। तब ऊपर जा सकते हैं। काफ़ी देर तक आंटी जी से बातें करते करते पता ही नहीं चला कि वक्त कैसे निकल गया। घर जैसा अपनापन, इन पहाड़ों पर सुकून, दोनों एक साथ मिल गया था यहाँ। खाना खाकर पेट भी भर गया था और दिल भी। अब बस सोने का वक्त था। तो मिलते हैं कल एक नए दिन, एक नई एनर्जी के साथ। गुड नाइट। हाँ, सो गुड मॉर्निंग एवरीवन। बज रहे मॉर्निंग के 6 एंड अभी हम निकल रहे हैं सीधा मधमेश्वर मंदिर के लिए। कल शाम को हमने 6 किलोमीटर समथिंग का ट्रैक पूरा कर लिया था। जो बाकी की जो ट्रैकिंग है मधमेश्वर मंदिर के लिए हम सीधा डायरेक्ट निकल रहे हैं। अभी मॉर्निंग के जैसे कि बता दूं 6 बज रहे हैं, और वहाँ पहुँचते पहुँचते हमें कितना टाइम लगेगा हम बाकी का आगे देखते हैं। जिस होम स्टे में मैं रुका हुआ हूँ वहाँ से वो ये व्यू है, एक नंबर का प्यारा व्यू है। इस चीज़ के लिए तो मैं परेशान हो चुका था मैं दिल्ली में, बस इस व्यू के लिए। ये देखो, ये गांव के घर, ये पहाड़, वहाँ से होता हुआ सनराइज एंड ये नदी की आवाज़। ये अंकल जी का ढाबा है यहाँ पे, ये होम स्टे में हम रुके हैं, और यहाँ से सबसे टॉप पे यही होम स्टे इनका। इसके ऊपर कुछ नहीं है, ऊपर जंगल है सीधा। तो अभी ट्रैक स्टार्ट करते हैं गाइस अपन, ठीक है, बाकी मिलते हैं आगे।
पेड़ देखो जा चुका पूरा, और नीचे खाई, और ये व्यू। ये रास्ता देख रहे हो, ये रास्ता जा रहा है zigzag zigzag। भी हमें यहाँ से होते हुए पता नहीं कहीं तो जाना है समझ नहीं आ रहा, बस इतना ही रास्ता है 2-3 फुट का। अब इसमें ही हमें वो पूरा ट्रैक करना है। मतलब आगे है थोड़ा, मगर बीच बीच में ऐसे रास्ते काफ़ी सारे मिलेंगे तुम्हें जहाँ रोड ही नहीं होगा। सोचो ऐसे रास्तों पे अगर बारिश आ जाए, इन मिट्टी वाले रास्तों पे, तो फिर कितना हार्ड हो जाता है ट्रैक और ज़्यादा। समझ सकते हो तुम। ये देखो बस इतनी ही जगह है और नीचे पूरी खाई, फुटबॉल बन जाएगा अगर कोई गया तो। गांव में आज भी पुराने वुडन के घर हैं और लोग आज भी गाय और भैंस पालते हैं। जिंदगी एकदम सिंपल है और हवा इतनी फ्रेश कि लगता है हर सांस नेचर के फिल्टर से निकलती हो। एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात करें तो वो यहाँ 15 से 20 के बीच में मिलेगी, मतलब बिल्कुल प्योर। जब से मैं पहाड़ों में आने लगा हूँ तो आई रियलाइज्ड कि सिंपलिसिटी ही असली लग्जरी है। क्या नाम है बेटा आपका? आराध्या। आराध्या। भाई हमें अभी ट्रैक पे ज्वाइन किया आराध्या ने। इधर आओ आराध्या, कौन सी क्लास में हो? ऊपर मंदिर गए हो मधुवेश्वर? हाँ। कितनी बार? 3 बार। ओ भाई 3 बार चढ़ जाते हो आराम से? हाँ। क्या बात है। हाँ। और कहाँ गए हो? और कहीं अभी कहाँ जा रहे हो? नानू। नानू के पास? हाँ। अच्छा ऊपर नानू रहते हैं आपके हैं? अच्छी है। अच्छा खेलने जा रहे हो? खेत में। अच्छा खेत में जा रहे हैं भाई, यार पागल है क्या रिशु, तो समझ नहीं पा रहा। खेत में जा रहे हैं भाई। हाँ। कितने साल के हो? 10। बहुत बढ़िया, चलो हमारे साथ ऊपर मंदिर, थोड़ा हौसला मिल जाएगा। पटाखे फोड़ने मैंने। क्या चीज? पटाखे। पटाखे फोड़ने हैं? अच्छा अब दिवाली आ गई है, छुट्टी हुई पड़ेगी भाई। चलो बहुत बढ़िया भाई, बहुत हार्ड ट्रैक है यार। अब जो यहाँ से गुंदार गांव से जो स्टार्ट होता है ना ट्रैक, बिल्कुल स्टीव है, खड़ी ट्रैकिंग, हालत खराब है। क्या? ना हाँ 3 साढ़े 3 घंटे पहुँचने थे। 3-3.5 घंटे में? हाँ। क्या बात है। ये कौन सा गाँव है? ये है अभी हम अपर बंतौली में, और यहाँ पे काफी सारे होम स्टे वगैरह हैं। रिफ्रेशमेंट के लिए तुम यहाँ पे कुछ खा पी भी सकते हो आराम से। आते आते थक गया, देखो एकदम सही खड़े हैं। बहुत एनर्जी है तुम में, अपनी तो हालत खराब हो गई भाई, थोड़ा रेस्ट लेना पड़ेगा। पसीना देख रहे हो? यहाँ से हमने अपर बंतौली पार कर दिया भाई। 1 किलोमीटर एक और गाँव है, कौन सा गाँव है, नाम क्या? खटारा। खटारा गाँव है भाई। चला नहीं जा रहा है बैग तो मेरा, बैग की जितनी तो तुम भारी हल्का है वो, तुम गिर मत जाना, इधर के होके चलो। भाई ट्रैक पे आने से पहले फिजिकली थोड़ा सा वर्क कर लेना अपने ऊपर, क्योंकि मैंने अच्छे देखे हैं जो नीचे रो रहे थे भाई ट्रैक पे उतरने के बाद। बहुत बुरी हालत है। मैं खुद जिम जाता हूँ यार, देखो मैं वर्कआउट करता हूँ, बट फिर भी मेरी सांसें फूल जाती है। जबकि मैंने ट्रैकिंग करी है पहले, केदारनाथ 2-3 बार, 2 बार केदारनाथ, 2 बार टुंगनाथ, चंद्रशिला तक गए हूँ, बट फिर भी थोड़ा फिजिकली अपने ऊपर वर्क करना आने से पहले वो बहुत ज़रूरी है। वीडियो वगैरह में किसी की सुन के आ मत जाना कि भाई बहुत इजी होगा, अगर आ गए फंस जाओगे। ओके गाइस, ये मेरा फोन छेड़ रही है, अभी नीचे जाके पुलिस कंप्लेंट करूंगा। रुक जाओ इस लड़की के ऊपर, पुलिस वाले आएंगे तो नहीं, मेरा फोन छेड़ रही है भाई। चल ब्लॉगिंग स्टार्ट कर। ब्लॉगिंग आती है? ब्लॉगिंग करते कैसे है? चल मैं सिखा रहा हूँ, ले देख, ऐसे बोल, हेलो गाइस, ये हमारे भैया हमारे गांव घूमने आए हैं। आजा जल्दी ले।
अच्छा ऐसे करते चल। है और शेर वगैरह नहीं दिखे तुम्हें अभी तक यहाँ पे? हैं? नहीं। और सांप? हाँ सांप दिखे हैं? यहाँ भालू है गाइस गांव में। तो रात को ट्रैक करते हुए थोड़ा आराम से देख के चलना। वैसे मोस्टली यहाँ लोग रात को ट्रैकिंग करते हैं सीजन के टाइम पे। ऑफ सीजन में बहुत सुनसान हो जाता है क्योंकि बिल्कुल जंगलों में से जाना पड़ता है ना, इस वजह से। धीरे धीरे चलने में ही प्रकृति का परम आनंद है। मेरे चल रहे भाई, तेज जा नहीं सकते, अपने बस की तेज है नहीं। इसलिए नेचर के मजे लेते रहो और धीरे धीरे बेबी स्टेप ले लेके चलते रहो, उसी में फायदा। खैर अपने पास काफ़ी टाइम है तो हम टाइम से ऊपर पहुंच जाएंगे, तो फालतू की एनर्जी लगा के कोई फ़ायदा नहीं है, इसलिए आराम आराम से चल रहे हैं। लगभग 6-7 घंटे हो गए थे हमें ट्रैक करते हुए। कुछ देर रुककर हम फिर ट्रैक स्टार्ट करते हैं, पर ट्रैक अब और भी मुश्किल होता जा रहा था क्योंकि अब चढ़ाई बढ़ रही थी और हमारे बैग हमें पहले से और भी ज़्यादा भारी लग रहे थे। मैं वो हूँ जो नहीं है, जो नहीं है मैं वो हूँ। मैं तो वैरागी हूँ, न सम्मान का मुँह न अपमान का भय। ऐसे रास्तों पे ऐसा मोटिवेशनल पढ़ने को मिल जाए जब हालत ऐसी हो रही हो, तो लगता है जैसे मैं ही वैरागी हूँ। ये ट्रैक है बिल्कुल स्टीव। अभी हम ऐसे आए हैं, देखो और आप देखो तुम हम कहाँ से चलते हुए आ रहे हैं। ये जो पॉइंट देख रहे हो, ये पॉइंट, यहाँ से चलते हुए हम यहाँ पहुँचे अब, और अभी हमें और ऊपर जाना है। तो दोस्तों इस जर्नी में हमें ज्वाइन किया है सुल्तान ने, जो कि काफ़ी लेट आया है मगर मिल गया रास्ते में। अभी हमारे साथ ऊपर तक जाएगा। तो ले भाई सुल्तान, कर दे चटाई। हालांकि जब भी महादेव की यात्रा में हम जाते हैं ना, तो एक ना एक डॉग हमें कहीं ना कहीं ज्वाइन करता है। ये सबके साथ होता है, और अभी हमें ये मिला है, यानी खुखार खतरनाक भालू जैसा। और शहरों से दूर हम इसको देखने आते हैं सुकून के लिए, लेकिन कुछ लोग यहाँ पे ये गंदगी जो फैला के जाते हैं, नीचे साफ साफ लिखा हुआ है कि कूड़ा कचरा ना करें, अपने साथ प्लास्टिक बैग वगैरह कैरी ना करें। अगर बाई चांस आप लोग करते भी हो तो अपने साथ लेके जाओ ना। ये बैग क्यों लेके आते हो अपने साथ में इतना बड़ा? इतना भारी तो नहीं है ये, तो 10-20 किलो का कि इसको ले ही ना जा पा रहे हो, तुम लेके आ रहे हो। तो क्यों करते हो भाई ऐसा? किसी और शहर से आके किसी और का शहर गंदा करना अच्छी बात नहीं होती। तो यहाँ पे अगर तुम आ रहे हो तो इस चीज़ का पूरा ध्यान रखो कि जो पन्नी पॉलीथीन तुम लेके आ रहे हो, बॉटल्स लेके आ रहे हो प्लास्टिक की, वो तुम वापस लेके भी जाओ। ये तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है भाई। ये तुम्हारा ही देश है, ये तुम्हारा ही शहर है, ठीक है? तो ये हरकत मत करो यहाँ पे प्लीज़। हमने भी जो जो रोड पे रास्ते में खाया, हमने अपने बैग में ही रख रखा है, और हमने ऐसा कोई हार्ड पॉलीथीन प्लास्टिक कैरी नहीं कर रखा अपने साथ में। और जो भी है फिर भी हमने साथ में रख रखा अपने बैग में। वापस नीचे भी लेके जाएंगे उसको, तो इस चीज़ का पूरा ध्यान रखो। फाइनली कैंप्स दिख गए हैं और हम पहुंच चुके हैं। हमने 6 बजे ट्रैक स्टार्ट किया था, 3 बजे यहाँ पहुँचे हैं। तो अब तुम लगा लो अंदाज़ा कितनी टाइमिंग लगने वाली है। अरे महादेव, अब पैर लड़खड़ा रहे भाई, चला नहीं जा रहा। पूरे एंकल्स, कंधे, कमर, घुटने सब बहुत गंदी तरह दर्द हो रहे हैं। एंड अब सीधा नीचे चलते हैं, दर्शन करते हैं और शाम को मिलते हैं आरती में। चलो 9-10 घंटे इस ट्रैक के बाद
बॉडी का हर पार्ट दर्द से भर गया था। पैर भारी लग रहे थे, कंधे जल रहे थे। पर जब मैं मंदिर के सामने पहुंचा तो लगा एक पल के लिए सब कुछ रुक सा गया हो। न हवा का शोर, न कदमों की आवाज़, सिर्फ एक सुकून भरी शांति थी चारों तरफ। और शरीर की सारी थकान और दर्द एक पल में कहानी बन गई थी। कहते हैं इस मंदिर को पांडवों द्वारा बनवाया गया था। महाभारत के युद्ध में कौरवों को मारने के पाप के लिए शिवजी पांडवों से नाराज थे। उनको दर्शन ना देने के लिए शिवजी ने एक बैल का रूप ले लिया था और इन पहाड़ों में कहीं चले गए। लेकिन पांडवों ने फिर भी इनके इस रूप को पहचान लिया। तो नंदी रूपी शिवजी ने अपने शरीर के अलग अलग हिस्से 5 अलग जगह में प्रकट किए। पीठ केदारनाथ में, नाभि या मध्य भाग मधमहेश्वर में, भुजा और हृदय यानी आर्म्स एंड हार्ट तुंगनाथ में, मुख या मुंह रुद्रनाथ में और जटा यानी बाल कल्पेश्वर में। इन 5 जगह पांडवों ने मंदिर बनवाए जिन्हें आज पंच केदार के नाम से जाना जाता है और मधमहेश्वर उनमें से दूसरा केदार है। आरती अटेंड करने के बाद और दर्शन करने के बाद हम अपने होम स्टे वापस आते हैं, खाना खाते हैं और सो जाते हैं। बस अब थोड़ी देर और, एक 10 मिनट का ट्रैक और है, फिर सीधा हम मिलते हैं बूढ़ा मधमेश्वर में। हालत बहुत ख़राब हो रही है। चलो मेरे पार्टी गैंग। भाई पूरा 40 डिग्री ट्रैक है। अब मैं यूँ खड़ा हूँ, मेरे पैर देखो कैसे मुड़े हुए हैं। ठीक है, यहाँ से बिल्कुल नीचे अगर मैं कुछ फेंकूंगा ना तो फुटबॉल की तरह लुकता हुआ चल जाएगा वहाँ पे। और अंधेरे में पूरी घास गीली है क्योंकि यहाँ पर सब में पानी जमा हुआ है। होश होती है फॉग, उसकी वजह से। आप तो यहीं से अंदाजा लगा लो कि ट्रैक ऐसे है तो ये पूरा ट्रैक कैसा होगा। अगर गिरे तो कोई नहीं बचाएगा भाई, फिसलते हुए सीधा नीचे चले जाओगे। अब यहाँ पे बंदे बैठे हुए देख पा रहे होंगे। अभी यहाँ पे जब तक लाइट दिख रही है। ऐसा नहीं है कि मैं खुद में बहुत पूजा पाठ वाला आदमी हूँ। हाँ, बट जहाँ जाता हूँ उनके रस्म, उनके रिवाज को मानता हूँ, उसका आदर करता हूँ। मैं आपको ये नहीं कह रहा कि भगवान है या नहीं है। मैं बस इतना चाहता हूँ कि आप जब भी किसी पवित्र स्थान पर जाएं तो एक सचेत मन से कदम रखें। अगर आप कॉन्शियसली एंटर करोगे तो आप एक सर्टेन एनर्जी फील कर सकते हो। दिया जलाना, घंटियाँ बजाना सिर्फ इसलिए नहीं कि आपको भगवान को खुश करना है, बल्कि जलती लौ को देखना, घंटियों की आवाज़ सुनना, इट्स मैजिकल। मधमहेश्वर के इन खूबसूरत वादियों को और महादेव को अपने मन में बसाकर हम निकलते हैं अपने घर की ओर वापस। सारा सामान पैक करते हैं और निकल जाते हैं अपने उन्हीं रास्तों पर जिन रास्तों पर से हम यहाँ होकर आए थे। भाई अब हम रिटर्न जा रहे हैं घर और अभी हम जा रहे हैं रांसी। रांसी यहाँ से अब 1 किलोमीटर है। ये जो लास्ट के 1 किलोमीटर है ना, ये हमको इतने भारी लग रहे हैं कि ऐसा लग रहा है रास्ता पता नहीं कितना लंबा हो गया। और उतरते वक्त ये रास्ता इतना डाउन था, जितना डाउन था वो उतना ही अप हो गया, बिल्कुल स्ट्रेट हो गया भाई रास्ता। अब यहाँ जाना है इस वाले रोड पे, इस वाले पे। इस टाइम तो ऐसा लग रहा है हमारे जूते भारी हो गए, हमारे कपड़े भारी हो गए। मन कर रहा हटाओ इनको और सो जाओ यही मैटर लगा के। और ये चीज़ों कोई बताता नहीं है भाई, डीप कोई नहीं दिखाता इन ट्रैकों के बारे में, इस जर्नी के बारे में। तो तुम्हारा भाई तुम्हें बता रहा है।
तो आने से पहले प्रिपेयर हो गया ना बहुत अच्छे तरीके से। ओह